Hey, so hi everyone, welcome back to this channel, and in this video we're gonna discuss two problem of biweekly contest 132, that is C and D. तो C D तो दोनों प्रॉब्लम सेम था, बस कॉन्स्टेंट थोड़ा अलग था दोनों में. So let's move to the D problem first, that is फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ गुड सबसीक्वेंस 2. तो ये काफी अच्छी प्रॉब्लम थी और मैं इस टाइप का प्रॉब्लम कोड फोर्सेस का राउंड में भी देखता हूँ. अगर तुम डी प्रॉब्लम उसका करते हो तो कुछ इस प्रकार का ही प्रॉब्लम होता है उसका भी. इसमें डीपी लगेगा और डीपी में तुमको फर्दर कुछ प्रायोरिटी क्यू मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करने के लिए यूज करना पड़े. तो इस टाइप का प्रॉब्लम मतलब तुम कोड फोर्सेस का डी प्रॉब्लम में भी बहुत बार देखोगे. सो एनी हाउ लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट, बिकॉज जो इस प्रॉब्लम को नहीं पढ़े वो भी समझ पाए. उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा इसका सोल्यूशन, दैट हाउ यू गोना अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, सो यू कैन प्लीज सब्सक्राइब इट सो दैट आई कैन मेक मोर कंटेंट ऑन दिस. सो लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट कि ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है. तो इस प्रॉब्लम में बोल रहा है कि मैं आपको एक एडी दूंगा नम्स एंड नन नेगेटिव इंटीजर के भी दूंगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नम्स का वैल्यू जो है वो है तुम्हारा 1 2 1 1 3 एंड के का वैल्यू है 2. और तुमको फाइंड करना है मैक्सिमम लेंथ ऑफ सबसीक्वेंस such that the adjacent element of that subsequence should only be different up to at most k times. मतलब कि जैसे मान लो कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ सबसीक्वेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे अगर हम 1 2 1 1 फाइंड करते हैं तो इसमें ऐसा कितना एडजेसेंट एलिमेंट है जो आपस में बराबर नहीं है. तो अगर देखा जाए ये 1 2 आपस में बराबर नहीं है तो काउंट हो जाएगा 1. फिर यहाँ पे 2 1 आपस में बराबर नहीं है तो अब काउंट हो जाएगा 2. तो यही तुमको काउंट जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम के रख के बताना है कि तुम मैक्सिमम लेंथ का सबसीक्वेंस कितना बना सकते हो. तो इस टेस्ट केस के लिए तुम्हारा आंसर होगा 4. सो ये 4 तुमको फाइनली रिटर्न करना है. तो आई होप तुमको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया होगा. नाउ वी गोना डिस्कस कि तुम इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करोगे, एंड मैं ये भी बताऊंगा कि तुम डीपी ही क्यों सोचोगे. व्हाई डिडंट यू थिंक एनी अदर अप्रोच, व्हाई डीपी ओनली. सो लेट्स मूव टू इट्स सॉल्यूशन. टू मेक यू अंडरस्टैंड आई टुक वन टेस्ट केस जो कि तुम्हारा पहला टेस्ट केस था जिसमें नम्स था 1 2 1 1 3, बट वहां पे k2 था, बट मैं यहाँ पे k3 ले रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें अच्छे से समझा पाऊं. और यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू दिया है वो तुम्हारा n है 5 × 10⁻3, k है मिनिमम ऑफ 50, n. तो तुम इसको 50 हमेशा लेके चलना, बिकॉज डीपी का साइज बनाओगे तो वो n क्रॉस 50 मान के चलो अभी के लिए. और तुम्हारा नम्स ऑफ i जो है लेस देन इक्वल टू 10⁻9 है. तो तुम अगर इसका इजी वर्जन प्रॉब्लम पढ़े होगे तो उसमें जहां तक मुझे याद है तुम्हारा n का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 500 था. तो वहां पे तुम रिकर्सिव डीपी लिखोगे तो उससे तुम n क्रॉस k में बना सकते हो. सो दैट विल नॉट बी गोइंग टू गिव यू एनी इशू, क्योंकि अगर तुम रिकर्सिव डीपी लिखते होगे तो उसमें कुछ ऐसा कोई बड़ा इशू होता नहीं है. क्योंकि उसमें हम क्या ही करते हैं कि हम गिवन एरे में, जैसे कि यहाँ पे एरे जो है तुम्हारा नम्स, उसमें तुम्हारा एलिमेंट है 1 2 1 1 3. अगर हम इसको इंडेक्सिंग करते हैं दैट इज 0 1 2 3 4, तो रिकर्सिव डीपी में हम एक्चुअली करते क्या है कि हम कोई सा भी मान लो ith एलिमेंट लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर जुड़े एलिमेंट लिए यहाँ पे 0 को i मानते हैं, तो अगर मान लो हम इस 1 को अगर हम लिए हैं तो हम क्या करते हैं रिकर्सिव डीपी में कि आगे जाते हैं और इटरेट करते हैं 1 से लेकर 4 तक, और उसमें से पूछते हैं कि तुमको ले या ना ले. फॉर एग्जांपल हम आगे गए और जो मेरा बचा कुछ एलिमेंट था दैट इज फ्रॉम रेंज 1 to 4, उसमें से अगर मान लो हम 2 को j बनाते हैं, तो अगर मान लो हम इसको लेते हैं तो हम पूछते हैं कि तुमको लेंगे तो मेरा k डिक्रीमेंट होगा. तो k डिक्रीमेंट होगा तो k अगर मेरा 0 अभी तक नहीं है तो तुमको ले सकते हैं, वरना k 0 तो नहीं ले सकते हैं. सिमिलरली अगर मान लो इसको नहीं लेते हैं और इसको लेते हैं, तो यहाँ पे हम 1 को लेते हैं, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि तुम दोनों बराबर हो कि नहीं, i और j बराबर है कि नहीं. तो अगर i और j बराबर है तो k डिक्रीमेंट नहीं होगा, वरना अगर दोनों बराबर नहीं होता तो k डिक्रीमेंट होता. तो मेरा जो डीपी का फंक्शन बनता है, अगर हम रिकर्सिव डीपी लिखते हैं तो उसमें क्या ही भेजते हैं कि ये जो फंक्शन है उसमें हम भेज रहे हैं कि प्रीवियस इंडेक्स कौन सा लिए है और अभी कितना मेरा k बचा हुआ है, और उसमें हम जाते हैं और लूप चलाते हैं कहां से कहां तक, 4 प्रीवियस इंडेक्स प्लस 1 से लूप चलेगा तुम्हारा और लेस देन n तक लूप चलेगा. और फिर हम यहाँ पे यही चीज चेक करते हैं कि क्या मेरा नम्स ऑफ प्रीवियस इंडेक्स बराबर है नम्स ऑफ i से. अगर दोनों बराबर है तो हम की डिक्रीमेंट यहाँ पे नहीं करेंगे, तो हम आंसर में क्या अपडेट करते हैं, आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर या तो फिर 1 प्लस और फंक्शन में क्या भेजेंगे प्रीवियस इंडेक्स. तो अभी तुम्हारा अभी के लिए प्रीवियस इंडेक्स क्या बनेगा, ये जो करंट इंडेक्स है i. अब ये तुम यहाँ पे क्या पास करोगे, क्योंकि दोनों बराबर था तो हम के ही भेजेंगे. और वही मान लो अगर बराबर नहीं होता, एल्स में बराबर अगर नहीं होता तो हम क्या भेजते हैं, आंसर इज इक्वल टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ प्रीवियस इंडेक्स तुम्हारा अब बन जाएगा i और k माइनस 1 बन जाएगा, क्योंकि हम और प्रीवियस इंडेक्स अभी बराबर नहीं है. तो ये तो तुम्हारा था रिकर्सिव सॉल्यूशन, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा जाता है n into k. तो ये तो तुम्हारा प्रॉब्लम सी के लिए पास कर जाएगा. तो आई होप कि तुमको ये रिकर्सिव सॉल्यूशन आता होगा, और बहुत लोग रिकर्सिव सॉल्यूशन आज डाले भी थे, बहुत ज्यादा डाले थे. बट जो तुम्हारा जो डी प्रॉब्लम है उसका कांस्टेंट काफी ज्यादा है, दैट इज n का वैल्यू है 5 × 10⁻3, k है मिनिमम ऑफ 50, n. तो यहाँ पे अगर तुम n क्रॉस k करोगे तो ये तुम्हें टीएलई दे देगा. अच्छा, तो मुझे कुछ बेस्ट अप्रोच लाना पड़ेगा इसके लिए, तो हमको कुछ ऑप्टिमाइज अप्रोच सोचना है. तो जब भी मतलब तुमको ऐसा दिखे मेरा रिकर्सिव सॉल्यूशन टीएलई दे रहा है, तो तुम कहीं ना कहीं इटरेटिव में उसे कन्वर्ट करने का सोचो. अब इटरेटिव में कन्वर्ट करने का सोचो तो बोलेगा भैया मुझे तो आता नहीं है इटरेटिव. तो यार देखो, मुझे भी नहीं आता था इटरेटिव, बट मैं उस टाइम आदित्य वर्मा का डीपी का वीडियो बहुत सारा देखा था, तो वो मोस्टली इटरेटिव पे ज्यादा फोकस किए थे एज पर आई रिमेंबर. तो वहां से तुम आइडिया लगाओ कि क्या हम इसको 2D डीपी में बदल सकते हैं क्या. तो तुम हमेशा ट्राई करो कि क्या हम इसको 2D में ही कर सकते हैं और मेरा ज्यादा से ज्यादा 2 ही लूप चले, मींस n क्रॉस k में कर सकते हैं क्या. इसे तुम खुद से सोचो कि क्या हम कर सकते हैं, अगर करेंगे तो स्टेट क्या बनाएंगे, ये सब खुद से दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है क्या हो सकता है. जैसे कि आज मैं कॉन्टेस्ट दे रहा था तो मैं बहुत सोचा, क्योंकि मेरा भी प्रैक्टिस काफी कम है इटरेटिव में, बट
मैं ट्राई किया, टिल द एंड मैं ट्राई किया, और आज लीडकोड का सर्वर भी काफी डाउन था। तो चलो तो आप डिस्कस करते हैं कि तुम इटरेटिव इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे सोचोगे। और मैं यहाँ पे टेस्ट केस यही वाला लूंगा जो तुम्हारा पहला टेस्ट केस था, बस यहाँ के को हम 3 ले रहे हैं ताकि तुमको काफी अच्छे से समझ में आए कि इटरेटिव में हम कैसे सोचेंगे। सो लेट्स मूव टू इट्स इटरेटिव सोल्यूशन। और अगर तुम अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे चल के काफी ज्यादा वीडियो डाल पाऊँ। सो लेट्स मूव टू इट्स सोल्यूशन। तो जब भी तुम इटरेटिव डीपी लिख रहे हो तो यहाँ से तुम पता करो कि तुम्हारे पास चेंजिंग पैरामीटर क्या क्या है। तो तुम्हारे पास यहाँ चेंजिंग पैरामीटर क्या क्या है, एक के है जो कि नंबर ऑफ ऑपरेशन बता रहा है, और एक एन है। चलो बढ़िया, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि मेरे पास अगर के नंबर ऑफ ऑपरेशन बचा है और मेरा एरे का साइज एन है तो मेरा आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो मतलब मेरा अगर डीपी ऑफ के और जीरो से पूछने जाए तो वो क्या बताएगा, वो ये बताएगा कि अगर मान लो मेरे पास के ऑपरेशन बचा हुआ है और मेरा जो एरे है वो स्टार्ट होता है जीरो से और एंड होता है n-1 तक, तब मेरा आंसर क्या होगा। बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब डीपी ऑफ के कोमा आई क्या बताएगा तुम्हारा। तो डीपी ऑफ के कोमा आई मेरा यही बताएगा कि मेरे पास के नंबर ऑफ ऑपरेशन बचा है और जो एरे है वो आई से स्टार्ट होकर n-1 तक जाता है, तब मेरा ऑप्टिमल आंसर क्या होगा, मींस लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस क्या होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो देखो जब भी तुमको सबसीक्वेंस का प्रॉब्लम मिले तो उसमें मान लेते हैं कि तुम आई यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो डीपी ऑफ के कोमा आई क्या बता रहा है कि यहाँ से जो मेरा एरे होगा जो स्टार्ट होगा इंडेक्स 2 से लेकर 4 तक, तब उसका आंसर क्या होगा। तो तुम उसमें ये आई फिक्स कर दो कि हम इसको लेंगे ही लेंगे और के नंबर ऑफ ऑपरेशन मेरे पास बचा हुआ है, तब मेरा मैक्सिमम आंसर क्या होगा। अब तुम बोलेगा भैया यहाँ पे आप आई फिक्स क्यों कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस आई जो कि इंडेक्स 2 को ना लेके हम 3 से स्टार्ट करें। तो ठीक है भाई, तुम अगर 3 से स्टार्ट कर रहा है तो उसका आंसर डीपी ऑफ के कोमा 3 के पास तो होगा ना। तो मतलब हम अगर आई थे इंडेक्स पे हैं और मेरे पास के ऑपरेशन में बचा हुआ है तो मेरा ये चीज बताएगा कि व्हाट विल बी माय लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस जिसमें के नंबर ऑफ ऑपरेशन बचा हुआ है और मेरा जो नम्स है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है 4 पे एंड हो रहा है, सच दैट हम 3 को पक्का ले ही रहे हैं, मींस 3 को हम डन कर रहे हैं कि तुमको हम लेंगे, तब मेरा आंसर क्या होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब तुम बोलेगा कि भैया आप कैसे सोचेगी ये सब सीक्वेंस का प्रॉब्लम में हम आई को वेरिएबल बनाएंगे और आई को फिक्स कर लेंगे, उस इंडेक्स को लेंगे ही लेंगे, तब मेरा आंसर क्या होगा। ये चीज आप कैसे पता किए। तो देखो यार ये तुम्हारा प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। और मैं एक कार्तिक अरोड़ा सर का वीडियो देख रहा था डीपी का, तो उसमें वो भी सब सीक्वेंस का काफी अच्छा प्रॉब्लम बताए। तो अगर तुमको डीपी सही करना है तो उनका वीडियो देखो और वो सीएस प्रॉब्लम का सारा डीपी का सोल्यूशन भी डाले। तो अगर तुमको डीपी सही करना है तो उनका तुम सारा प्रॉब्लम करो खुद से, और अगर नहीं होता है तो उनका सोल्यूशन देखो। तो वो एक वीडियो में बताए थे कि अगर सब सीक्वेंस का प्रॉब्लम मिले तो उसको चंक में तोड़ो कि अगर हम आई इंडेक्स में तो आई से लेकर एन तक का हमारा ऑप्टिमल आंसर क्या होगा, सच दैट आई को ले रहे हैं। तो नहीं ले रहे हैं उसका क्या, तो भाई उसका तो आगे वाला डीपी के पास तो होगा ही। जैसे कि हम यहाँ बोले ना कि अगर मान लो तुम डीपी ऑफ के कोमा 2 से आंसर पूछेगा तो ये क्या बताएगा कि मेरे पास के नंबर ऑफ ऑपरेशन बचा हुआ है और जो एरे स्टार्ट हो रहा है वो 2 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, सच दैट हम 2 को ले ही रहे हैं, मींस डन कर रहे हैं, तब मेरा मैक्सिमम सबसीक्वेंस का लेंथ का आंसर क्या होगा। तो तुम्हारे मन में ये एक डाउट आ रहा होगा कि आप उसको डन क्यों कर रहे हैं, इस इंडेक्स को आप डन क्यों कर रहे हैं। तो भाई तुम अगर नहीं डन करोगे, मान लो तुम 3 पे डन जाके करोगे तो उसका आंसर यहाँ से तो होगा ना के कोमा 3 से, कि के नंबर ऑफ ऑपरेशन बचा हुआ है और जो मेरा एरे स्टार्ट हो रहा है वो 3 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, सच दैट हम 3 इंडेक्स को डन कर रहे हैं, मींस इसको हम ले ही रहे हैं, तब मेरा ऑप्टिमल आंसर क्या होगा। तो समझ गए, हमेशा तुमको सबसीक्वेंस का प्रॉब्लम मिले और उसको तुम इटरेटिव डीपी लिख रहे हो तो उसका देखना कि चेंजिंग पैरामीटर क्या क्या है ताकि हम अपना स्टेट बना पाए। तो चेंजिंग पैरामीटर मेरा के था और एन था, मींस आई था, और उसमें हम जो सबसीक्वेंस आई पे जा रहे हैं तो वो क्या तुम्हारा लेंथ बताएगा आई से लेकर एन तक, तो हम उस इंडेक्स आई को ले ही रहे हैं, मींस डन कर रहे हैं, तब मेरा ऑप्टिमल आंसर क्या होगा। तो यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है, ये सब तो पता था बट एक्चुअली में हम इस सोल्यूशन की तरफ आए कैसे कि ये चेंजिंग पैरामीटर था और उसको डन करना है, इस तरफ आए कैसे। तो देखो जब भी डीपी का प्रॉब्लम हो तुम इसको सब प्रॉब्लम में तोड़ो कि अगर के 0 होता तो मेरा आंसर क्या होता, के 1 होता तो मेरा आंसर क्या होता। तो अब क्योंकि तुम इटरेटिव डीपी लिखा है तो सबसे पहले तुमको बेस केस की तरफ सोचना पड़ेगा कि अगर के तुम्हारा 0 रहा तो आंसर क्या होगा, कि अगर 1 रहा तब हम 0 वाले आंसर से निकाल पाएंगे। तो हम चलो बेस केस की तरफ यहाँ पे सोचते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो के इज इक्वल टू 0 के लिए आंसर क्या होगा। तो मेरा जो डीपी का स्टेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, के कोमा आई, ठीक है, के कोमा आई। अब एक बात बताओ तुम हमको कि तुम यहाँ पे पीछे से चलोगे और आंसर कैलकुलेट करोगे या आगे से चलोगे, व्हाट विल बी द बेस्ट अप्रोच। तो ये चीज तुम खुद सोचो कि तुम जब डीपी ऑफ के कोमा 0 पे रहोगे तो उसका आंसर तुम किससे पूछोगे, आगे वाले से पूछोगे ना कि तुम्हारा आंसर क्या है, ताकि हम उसको यूज करके अपना डीपी ऑफ के कोमा 0 रखें। तो तुम क्योंकि इटरेटिव डीपी लिख रहे हो और आगे का तुम्हारे पास आंसर ही नहीं है तो उसको यूज कैसे करोगे। तो इसका मतलब हम पीछे से चलेंगे, ये भी चीज डन कि हम पीछे से चलेंगे और डीपी का वैल्यू बढ़ेंगे। तो चलो हम के इक्वल टू 0 के लिए जो कि मेरा बेस केस है उसके लिए हम आंसर निकाल रहे हैं। तो चलो निकालते हैं क्या होगा मेरा आंसर। तो यहाँ पे के 0 है तो डीपी ऑफ 0,4 में क्या होगा आंसर, जो कि स्टार्ट होता है 4 से एंड भी हो जाता है 4 से और हमको 4 को लेना ही लेना है, तब आंसर क्या होगा। तो डीपी ऑफ 0,4 में तुम्हारा मैक्सिमम लेंथ ऑफ सबसीक्वेंस हो जाएगा 1, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो हम यहाँ पे 1 भर दिए। अब बात आती है हम पीछे गए और डीपी ऑफ 0,3 का आंसर अपडेट कर रहे हैं बेस केस में। तो डीपी ऑफ 0,3 क्या बताएगा तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास 0 नंबर ऑफ ऑपरेशन बचा है और तुम जो 3 इंडेक्स से स्टार्ट करो सच दैट 3 इंडेक्स को लेना ही लेना है, मींस डन करना है, देन व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर। तो इसके लिए भी 1 होगा, ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे हम अपडेट किए 1।
अब बात आती है डीपी ऑफ 0,2 पे हम क्या अपडेट करेंगे। तो डीपी ऑफ 0,2 क्या बता रहा है कि अगर नंबर ऑफ ऑपरेशन 0 बचा हुआ है, इंडेक्स 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सच दैट इंडेक्स 2 को हम डन करेंगे, लेंगे ही लेंगे, तब मेरा मैक्सिमम सबसीक्वेंस का लेंथ क्या होगा। तो अब क्योंकि तुम इंडेक्स 2 पे है, उसका वैल्यू क्या है 1, और तुमको ये बोल रखा है कि नम्स ऑफ आई जो है अगर इक्वल टू नम्स ऑफ जे है, तो इसमें तुम्हारा के का डिक्रीमेंट कुछ नहीं होगा, के कांस्टेंट ही रहेगा। तो भाई अगर तुम बेस केस भर रहे हो, नंबर ऑफ ऑपरेशन के 0 है और तुमको यहाँ पे लेंथ को मैक्सिमाइज करना है, तो हम देखेंगे ना अपने बाद में कितना एलिमेंट के बराबर है। तो 1 जो है आगे चल के एक और उसके पास 1 था, तो ये अपडेट हो जाएगा 2 से। तो डीपी ऑफ 0,2 में अपडेट हो गया 2 से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात आता है डीपी ऑफ 0,1 में क्या बढ़ेंगे। तो 0,1 पे आए, तो 0,1 पे क्या है, थोड़ा एलिमेंट 2। तो डीपी ऑफ 0,1 बताएगा कि अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशन 0 बचा है और तुम 1 इंडेक्स से स्टार्ट करते हो, सच दैट कि 1 इंडेक्स को लेते ही हो, मींस डन करते हो, तब तुम्हारा फाइनल मैक्सिमम लेंथ ऑफ सबसीक्वेंस क्या होगा। तो हम अगर 2 को लेते हैं तो आगे देखेंगे कि और कोई 2 बचा हुआ है क्या। अगर नहीं बचा हुआ है तो मेरा मैक्सिमम आंसर 1 ही होगा, जिसको 1 से अपडेट कर देंगे। अब लास्टली तुम्हारा डीपी ऑफ 0,0 क्या बताएगा कि मेरे पास नंबर ऑफ ऑपरेशन 0 बचा हुआ है और हम 0th इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, सच दैट 0 इंडेक्स को डन करते हैं, मींस लेंगे ही लेंगे, तब मेरा मैक्सिमम आंसर क्या होगा। क्योंकि तुम 0 इंडेक्स को लोगे जिसका वैल्यू 1 है, तो और देखोगे ना राइट साइड की 1 है कि नहीं है, तो हाँ 1 है, तो हम इसको अपडेट कर देंगे 3 से। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो कॉन्टेस्ट के दौरान हम ये बेस केस तो सोच पाए। अब बात आती है k इक्वल टू 1 कैसे हम भरेंगे, क्योंकि अगर तुम k इक्वल टू 1 भरना सीख गए, देन दिस क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी इजी। फिर क्या ही है, k इक्वल टू 2 के लिए बढ़ोगे, 3 के लिए बढ़ोगे, फाइनल आंसर निकाल लोगे। तो चलो अब k इक्वल टू 1 के लिए बढ़ते हैं। अब यहाँ से तुम ध्यान से सुनना, चलो अगर ये तुम भरना सीख गए तब तुम इस क्वेश्चन को मतलब बना लिए। तो k इक्वल टू 1 के लिए चलो बढ़ते हैं। तो डीपी ऑफ k क्या है यहाँ तुम्हारे पास 1 और 4। तो डीपी ऑफ 1,4 क्या बताएगा तुम्हारे पास कि नंबर ऑफ ऑपरेशन 1 बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, और जो नम्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं 4th इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरा आंसर क्या होगा। तो भाई क्योंकि हम 4th इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और 4th को लेना ही लेना है, तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्टिमल आंसर क्या होगा, तो 1 ही होगा, क्योंकि भाई एक ही एलिमेंट है तो इसको तो हम लेंगे ही लेंगे ना, मींस डन करेंगे। तो यहाँ पे हम अपडेट कर दिए 1 से। अब बात आती है यहाँ पे गौर से सुनना, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि डीपी ऑफ 1,3 का आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ डीपी ऑफ 1,3। तो अब तुम खुद सोचो, यहाँ पे तुम्हारे पास एलिमेंट का वैल्यू क्या है 3 है, मींस यहाँ पे तुम्हारे पास नम्स ऑफ 3 का वैल्यू क्या है 1, और नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या है k इक्वल टू 1। तो तुमको डीपी ऑफ 1,3 भरना है यहाँ पे, ठीक है। तो तुम खुद सोचो तुम अभी करंट कहाँ पे हो, डीपी ऑफ k आई पे हो, k आई पे हो, जहां k का वैल्यू है 1 और i का वैल्यू है 3। और अगर यहाँ पे तुम एक ऑपरेशन लगाते हो, एक ऑपरेशन लगाना मतलब क्या कि हम i को फिक्स कर रहे हैं, मींस 3 इंडेक्स को ले रहे हैं, ये हम डन कर रहे हैं, और हम एक ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो एक ऑपरेशन लगा रहे हैं मतलब अब 3 इंडेक्स के बाद क्या है तुम्हारे पास, एक ही इंडेक्स है 4 इंडेक्स। अगर उससे ज्यादा इंडेक्स होता तो वो सारा लिखते 4 5 6 7 जितना भी हो, बट यहाँ पे एक ही इंडेक्स है तो 4 इंडेक्स है। तो अगर हम एक ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि हम i को डन कर रहे हैं, मींस इंडेक्स 3 को डन कर रहे हैं, और आगे चल के हम कोई सा भी एक डिफरेंट एलिमेंट लेंगे और उसका आंसर पूछेंगे। तो तुम किससे पूछने जाओगे, तो तुम पूछेगा डीपी ऑफ k-1 से, k-1 से, और i प्लस 1 से लेकर डीपी ऑफ k-1 n-1 में जो मैक्सिमम होगा उसे हम +1 करके अपडेट कर देंगे डीपी ऑफ k, i को। इस बात को गौर से सुनो, हम क्या बोल रहे हैं कि डीपी ऑफ k, i में हम क्या कर रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ऑपरेशन हम करते हैं, एक ऑपरेशन यहाँ पे करते हैं, तो एक ऑपरेशन की है, इसका मतलब क्या है कि हम अगर इस इंडेक्स को लिए हैं, जो इंडेक्स 3 है इसको लिए हैं, तो आगे चल के हम किसी दूसरा एलिमेंट को ले रहे हैं जो कि 1 के बराबर नहीं है। जहाँ पे यहाँ पे इंडेक्स 3 पे क्या है तुम्हारा 1, तो हम आगे चल के कोई दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं जो कि 1 के बराबर नहीं है, तो उसका ऑप्टिमल आंसर क्या होगा। तो यही चीज पूछेंगे ना कि डीपी ऑफ k-1 i प्लस 1 से लेकर डीपी ऑफ k-1 n-1 जो कि लास्ट इंडेक्स में जो सारा में से जो मैक्सिमम दे रहा है वैल्यू, उतना +1 से हम इस डीपी को अपडेट कर देंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि हम तुमको ले रहे हैं, दैट इज इंडेक्स 3 को अगर ले रहे हैं, आगे चल के हमको बाकी एलिमेंट को लेना है, सच दैट एक ऑपरेशन करना ही करना है, तो मतलब हम डिफरेंट को एलिमेंट लिए हैं, तो वो डिफरेंट एलिमेंट किससे पूछेंगे, डीपी ऑफ k-1 i प्लस 1 से लेकर जितना भी एलिमेंट होगा डीपी ऑफ k-1 n-1 तक, उन सभी का मैक्सिमम जो वैल्यू होगा डीपी का, उसमें एक जोड़ देंगे। एक क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हम खुद भी तो एक एलिमेंट है, जो हम अपना डन किए हैं खुद भी तो एलिमेंट है, तो इससे अपडेट कर देंगे। तो ये एक तरीका होता है। वरना दूसरा तरीका क्या होगा, तो दूसरा ऑपरेशन ये होगा कि अभी हम क्या है 1, तो मेरे आगे भी बहुत सारा 1 होगा, तो उसमें जो मेरे करीबी 1 होगा तो उसका आंसर +1 से हम खुद को अपडेट कर देंगे। तो वो चीज कहाँ प्रेजेंट होगा, तो वो चीज प्रेजेंट होगा डीपी ऑफ k, नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ v ऑफ i के पास, v ऑफ i के पास। तो ये चीज हम मैप में इसका इंडेक्स कहीं ना कहीं रख लेंगे। अब तुम बोलेगा भैया यहाँ पे k-1 क्यों नहीं किए, क्योंकि यार इस बार तुम डीपी को अपडेट कर रहे हो अपने इक्वल एलिमेंट के साथ, तो वहां पे तो तुम क्यों माइनस करोगे, वहां पे माइनस करने का जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे, 0 ही ऑपरेशन होगा, तो हम डीपी को अपडेट करेंगे डीपी ऑफ k, नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ v ऑफ i प्लस 1। तो बस ये दो ऑपरेशन तुमको हर बार अब लेके चलना है। तो इस दो ऑपरेशन को तुम अच्छे से समझो यहाँ पे कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है,
कि अगर हम करंट इंडेक्स पे हैं और उसको लेते हैं और एक ऑपरेशन करते हैं तो हम डीपी ऑफ के माइनस वन कोमा आई प्लस वन से डीपी ऑफ के माइनस वन कोमा एन माइनस वन में जो मैक्सिमम होगा उसको लेके प्लस वन से अपडेट कर देंगे। वरना अगर हम एक भी ऑपरेशन नहीं करते हैं तो डीपी ऑफ के कोमा नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ वी ऑफ आई से ही अपडेट कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो चलो इसमें क्या बढ़ाएगा तुम खुद सोचो, क्योंकि हम यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे हैं जिसका वैल्यू वन है, तो मेरे आगे एक भी वन नहीं है, तो एक ना एक ऑपरेशन तो अब करना पड़ेगा। तो हम इसको किससे अपडेट करेंगे? डीपी ऑफ के कोमा आई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डीपी ऑफ के माइनस वन। के माइनस वन क्या होगा? जीरो। तो डीपी ऑफ जीरो कोमा आई प्लस वन है, तो थ्री प्लस वन क्या होगा? फोर। तो इसका वैल्यू क्या है अभी तुम्हारे पास? डीपी ऑफ जीरो कोमा फोर में वन है, तो वन प्लस वन इसमें टू भर देंगे। अब यहाँ पे हम डीपी ऑफ जीरो कोमा फोर लिए क्योंकि एक ही एलिमेंट था, इसके बाद भी बहुत सारा इंडेक्स होता है, उन सब में से जो मैक्सिमम होगा उससे प्लस वन यहाँ पे अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे टू अपडेट हो गया। अब तुम खुद बताओ कि डीपी ऑफ के तुम्हारा है वन और इंडेक्स है अभी टू पे, इसका वैल्यू क्या होगा? तुम खुद बताओ। अब तुम खुद बताओ कि इसका वैल्यू क्या होगा? सोचो सोचो क्या हो सकता है। तो हम अभी यहाँ पे हैं, इस वैल्यू को पढ़ना है जिसका वैल्यू क्या है? वन। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम एक ऑपरेशन करेंगे या तो नहीं करेंगे। तो मान लो हम अगर यहाँ पे एक ऑपरेशन करते हैं तो तुम्हारा ऑप्टिमल आंसर क्या होगा? तो चलो हम उसको निकालते हैं। तो तुम्हारा आंसर ये होगा कि वन प्लस मैक्सिमम ऑफ जो हमको सारा डीपी देगा दैट इज डीपी ऑफ के माइनस वन। तो डीपी ऑफ के माइनस वन में क्या आएगा तुम्हारा आंसर? के क्योंकि वन है तो वन माइनस वन जीरो, कोमा आई प्लस वन, आई टू है तो थ्री, कोमा डीपी ऑफ यहाँ पे के माइनस वन क्या होगा तुम्हारा? जीरो, कोमा अब उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा? फोर। ऐसे ऐसे चल के n माइनस वन, तो यहाँ पे फोर ही है तुम्हारा n माइनस वन, तो इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा उससे अपडेट करेंगे। तो दोनों में अभी वन वन है, तो मैक्सिमम ऑफ वन वन तुम्हारा वन ही आएगा, तो वन प्लस वन तुम्हारा क्या आ जाएगा? टू। तो इसको या तो हम टू से अपडेट करेंगे, या तो अगर हम इसमें एक भी ऑपरेशन नहीं करते, जीरो ऑपरेशन करते हैं, तो किससे पूछेंगे? डीपी ऑफ के कोमा नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ वी ऑफ आई, क्योंकि यहाँ पे एक भी ऑपरेशन नहीं लगेगा तो जीरो ही रहेगा, तो डीपी ऑफ के कोमा नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ वी ऑफ आई। तो अभी तुम्हारा करंट इंडेक्स क्या है तुम्हारा? टू, जिसका वैल्यू क्या है? वन। तो हम देखेंगे नेक्स्ट इंडेक्स मेरा वन कहाँ पे आ रहा है, तो बोलेगा थ्री पे आ रहा है, तो हम या तो ये भरेंगे या तो हम क्या भरेंगे? डीपी ऑफ के तुम्हारा अभी क्या है? वन, कोमा नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ वन कितना है? थ्री, तो डीपी ऑफ वन कोमा थ्री से पूछेंगे। तो डीपी ऑफ वन कोमा थ्री पे क्या है तुम्हारा? टू, तो वन प्लस टू क्या होगा तुम्हारा? वन प्लस टू इज थ्री। इन दोनों का मैक्सिमम से अपडेट कर देंगे, तो टू और थ्री में मैक्सिमम क्या है? थ्री, तो इसको हम थ्री से यहाँ पे अपडेट कर देंगे, तो ये तुम्हारा वैल्यू बन जाएगा थ्री। तो डीपी ऑफ वन कोमा टू क्या बना? थ्री। तो अब तुमको आइडिया एक्चुअली में लग रहा होगा कि हम डीपी किस प्रकार से भर रहे हैं। अब सिमिलरली बात आता है डीपी ऑफ वन कोमा वन क्या बढ़ाएगा, तो लेट मी इरेज। तो डीपी ऑफ वन कोमा वन क्या बढ़ाएगा? अब हम डायरेक्टली लिखते हैं, इन दोनों का मैक्सिमम से बढ़ाएगा, तो देख लेते हैं। डीपी ऑफ वन कोमा वन कहाँ है? यहाँ पे है, तो हम अगर यहाँ पे एक ऑपरेशन करते हैं तो इन सभी का मैक्सिमम प्लस वन से बढ़ेंगे, तो इन सभी का मैक्सिमम क्या है? टू, टू प्लस वन क्या हो जाएगा? थ्री। तो या तो हम थ्री से बढ़ेंगे, वरना अगर आगे चल के भी टू होता, तो अभी आगे चल के तो टू है नहीं, वरना अगर आगे चल के टू होता तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन लगाते, दैट इज वन प्लस डीपी ऑफ के कोमा नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ टू, तो वो तो है नहीं यहाँ पे, तो हम बस थ्री से इसको अपडेट कर देंगे, तो डीपी ऑफ वन कोमा वन थ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डीपी ऑफ वन कोमा जीरो में क्या बढ़ेंगे? तो मान लो अगर हम एक ऑपरेशन करते हैं तो हम इस रेंज में पूछेंगे ना मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, तो इस रेंज में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है तुम्हारा? टू, तो टू प्लस वन थ्री से बढ़ेंगे। या तो हम देखेंगे कि क्या वन तुम पहले भी आ चुके हो क्या, अगर आ चुके हो तो तुम्हारा इंडेक्स क्या है, तो वो बोलेगा मेरा इंडेक्स टू पे है, तो उसका जो डीपी होगा दैट इज डीपी ऑफ वन कोमा टू का जो डीपी होगा उससे प्लस वन से बढ़ देंगे। तो डीपी ऑफ वन कोमा टू पे क्या है तुम्हारा? अभी डीपी ऑफ वन कोमा टू पे थ्री है, तो थ्री प्लस वन क्या बन जाएगा? फोर, तो इस थ्री को हम फोर से अपडेट कर देंगे, तो ये बन गया तुम्हारा फोर। तो देखो कितना इजीली तुम्हारा के वन के लिए भी आंसर आ गया। अब बात आती है कि भैया आप यहाँ जो मैक्सिमम निकाल रहे हैं वो एक्चुअली में कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि हम हर बार जाके इटरेट तो करेंगे नहीं, क्योंकि अगर हर बार जाके इटरेट करेंगे तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर से n इंटू के बन जाएगा, तो वो चीज तो मुझे करना नहीं है, तो उसको रिड्यूस करना है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे जैसे हम पीछे इटरेट करेंगे वैसे वैसे इन सभी का वैल्यू एक प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे, इन सभी का वैल्यू एक प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे, दैट इज मैक्स हीप में डाल देंगे, ताकि हम इस आंसर को एक बार में निकाल पाए। मतलब बात समझ रहे हो कि जैसे जैसे हम पीछे आएंगे तो डीपी ऑफ के माइनस वन कोमा आई का वैल्यू हम मैक्स हीप में डालते जाएंगे, ताकि हम पीछे का जो मैक्सिमम आया होगा उस रेंज में एक बार में निकाल सके, दैट इज log n में निकाल सके। और इस डीपी का तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा n इंटू के इंटू log n। log n क्यों? क्योंकि वही मैक्स हीप से हम आंसर मांग रहे हैं, तो ये तुम्हारा ऑप्टिमल भी होगा और ये तुम्हें टीएलई भी नहीं देगा। अब एक और बात आता है कि भैया ये चीज कैसे पता कर रहे हैं कि हम अभी इंडेक्स वन पे हैं, तो मेरे जस्ट बाद वाला सेम एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, तो उसके लिए तुम सिंपली मैप रख लो, क्योंकि तुम पीछे से इटरेट कर रहे हो तो एक मैप भी रख लो, ताकि वो इंडेक्स देगा और उससे हम पता कर पाएंगे ये चीज कि अगर मेरा सेम रिपीटेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो कौन सा इंडेक्स पे है, तो वो तुम्हारे पास मैप में मिल जाएगा। तो इसी तरह तुम अब k इजिकल टू टू के लिए भर सकते हो, k इजिकल टू थ्री के लिए भर सकते हो, फिर आउट ऑफ दिस जो भी तुम्हारा मैक्सिमम आंसर होगा वो तुम फाइनली रिटर्न कर दोगे। तो दिस वाज द सिंपल लॉजिक फॉर दिस प्रॉब्लम। अगर तुमको यहाँ तक वीडियो समझ में आई है तो इसे जाओ और खुद से इंप्लीमेंट करो, क्योंकि हमको पता है कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि रिकर्सिव डीपी बस लिखते हैं, और रिकर्सिव डीपी में ये होता है ना कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि हम डायरेक्ट फंक्शन में इंडेक्स भेजे, के भेजे और उससे आंसर मांग रहे हैं। बट ट्राई करो कि अगर रिकर्सिव डीपी चला तो ठीक है यार, और अगर नहीं चला तो ट्राई करो उसको इटरेटिव डीपी में इस प्रकार से सोचने का कि हम हर एक स्टेट बनाए, उसका चेंजेस देखें कि क्या क्या चेंजेस बन रहा है। और क्योंकि सबसीक्वेंस का प्रॉब्लम है तो ith इंडेक्स से अगर हम आंसर निकाल रहे हैं तो ith इंडेक्स को हम लेंगे ही लेंगे, तब मेरा आंसर क्या होगा, समझ रहे हो? तो हर बार तुम इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को करना। तो अभी जाओ, अगर समझ में आता है तो इसको खुद से इंप्लीमेंट करो, अगर हो जाता है ठीक है और नहीं होता है
तो तुम वापस आना, तब मेरा कोड देखना। तो अभी हम कोड दिखाएंगे, बट जाते जाते सब्सक्राइब कर देना यार, बिकॉज आई विल गेट मोर मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोस ऑन दिस। तो चलो हम इसका कोड दिखाते हैं कि हम एक्चुअली में इसे इंप्लीमेंट कैसे किए। सो लेट मी शो यू माई कोड। तो ये रहा मेरा कोड। तुम्हारे पास जो वेक्टर वी जो कि नम्स था उसे मैं वी से एडिट कर दिया हूँ, तो तुम्हारे पास वेक्टर वी है और नंबर ऑफ ऑपरेशन के है। तो हम एन में वी का साइज रखे हैं और डीपी बनाए के प्लस वन को एन साइज का, और इनिशियली हम सारे में वन रखें कि मिनिमम आंसर वन तो होगा ही होगा। अगर नहीं भी रखते तो चलेगा, दैट्स विल नॉट बी गोइंग टू गिव यू इशू। और हम यहाँ पे मैप बनाए क्योंकि हम बताए थे ना कि तुम पीछे जो भी एलिमेंट इक्वल होगा तो उसका इंडेक्स रखेगा। बट उससे पहले हम बेस केस बढ़े हैं। कैसा बेस केस? कि तुम्हारा डीपी ऑफ 0, के लिए सारा भर दो। जैसे कि हम बताए थे कि 0, में जितना भी आंसर होगा उसके लिए तुम सारा भर दो। तो वही चीज हम किए हैं कि डीपी ऑफ 0, में या तो मैक्सिमम ऑफ 1 ही रखो, या तो 1 प्लस एमपी ऑफ वीओ 5 रखो कि वो जितना बार रिपीट हुआ है उसका वैल्यू रखो, और फिर एमपी ऑफ वीओ 5 प्लस प्लस कर दो। सिमिलरली हम एक और बेस केस डाले हैं, ये भी तुम्हारा बेस केस ही है कि मान लो तुम n-1 इंडेक्स पे हो और के का वैल्यू 1 से लेकर k तक है, तो उसको तुम 1 से अपडेट कर दो। मतलब कि यहाँ पे तुम क्या किए हो, यहाँ पे सारा का सारा वैल्यू 1 से अपडेट किए हो ना। तो वही चीज हम बेस केस में डाले कि एक ही एलिमेंट है और कितना भी के रहे तो उसका वैल्यू तुम 1 से अपडेट करो। अब हम बाकी डीपी भर रहे हैं, अब हम इटरेट कर रहे हैं हर एक ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या है तुम्हारा, के इक्वल टू 1 से के तक, और जो सेकंड लूप है वो चल रहा है तुम्हारा जे इक्वल टू n-2 से जे इक्वल टू 0 तक। अब हम उसके लिए आंसर अपडेट कर रहे हैं। तो आंसर अपडेट करने से पहले तुम मैप में सारा हम क्लियर कर लिए, क्योंकि हम बोले थे तुम एक मैप और प्रायोरिटी क्यों रखना उस चीज के लिए कि मेरे से बड़ा अभी क्या डीपी में आंसर आया होगा और उसका इंडेक्स क्या होगा, वो मैप रखेगा और बड़ा एलिमेंट का वैल्यू प्रायोरिटी क्यू में रखेगा। तो वही मैप में क्लियर किया। और मैप ऑफ वी ऑफ n-1 का इंडेक्स n-1 रखे, क्योंकि हम इस बार इटरेट कर रहे हैं n-2 से। और प्रायोरिटी क्यू बनाए हैं, प्रायोरिटी क्यू में हम डीपी ऑफ i-1 को n-1 का वैल्यू भी रख दिए हैं। अब हम इटरेट कर रहे हैं j इक्वल टू n-2 से j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हम पता कर रहे हैं कि mp डॉट फाइंड v ऑफ j कि क्या तुम पहले से एलिमेंट आ चुके हो क्या। अगर तुम आ चुके हो तो डीपी ऑफ ij को हम अपडेट कर देंगे डीपी ऑफ i mp ऑफ v ऑफ j प्लस 1 से। जैसा कि हम बताए थे कि कोई सा भी एक एलिमेंट फिर से दोबारा मिल रहा है तो हम वहां पे एक भी ऑपरेशन नहीं करेंगे और उसी डीपी से पूछ लेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो वहां पे ऑपरेशन होगा और अपडेट करेंगे डीपी ऑफ ij को मैक्सिमम ऑफ डीपी ऑफ ij 1 प्लस priority क्यू डॉट टॉप, जो कि उससे बाद का जितना भी रेंज होगा k-1 से जितना भी रेंज होगा उसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा उससे हम अपडेट कर देंगे। फाइनली ये अपडेट करके डीपी ऑफ i-1, j को हम प्रायोरिटी क्यू में पुशबैक भी करेंगे ताकि ये मेरा आंसर आगे के लिए मदद दे, और मैप ऑफ v ऑफ j को j से भी अपडेट करेंगे ताकि वो एलिमेंट का इंडेक्स भी मदद दे। फाइनली इंट एंस वेरिएबल बनाया है और इटरेट किए हैं दो फॉर लूप लगा के इस डीपी को कि जो जो तुम्हारा डीपी ऑफ ij मैक्सिमम होगा उसे आंसर से अपडेट करके फाइनली आंसर रिटर्न कर दो। सो दिस वाज माय सिंपल कोड, और ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो अगर तुम्हें ये समझ में आता है, so please like this video and subscribe it, and also share to your friends who have any doubt in this problem. So thank you, have a nice day.